क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोगों की अर्थशास्त्र की क्लास चल रही थी और हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र में कुछ आर्थिक शब्दावलियां होती हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज उनको हम लोग समझते हैं। हम सोच रहे हैं कि अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास को भी शुरू कर दिया जाए। एक लेक्चर आपका अर्थशास्त्र का हुआ करेगा और एक लेक्चर आपका इतिहास का। ठीक है, तो अगला जो आपकी अगली जो क्लास रहेगी वो आपकी इतिहास से शुरू करते हैं। ये हम आपको बता देंगे कि इतिहास कहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत या विश्व इतिहास। ठीक है, तो वो अगली क्लास की बात है। आइए अभी हम देखते हैं आर्थिक शब्दावली। ठीक, तो आर्थिक शब्दावली में हम यहाँ पे आपको कुछ शब्द लिखेंगे, उनके अर्थ समझाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला हमारा शब्द है सेमी बोम्बला। ठीक है, तो होता क्या है, अगर अर्थशास्त्र में मंदी का दौर आए या विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बने जिससे कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होने का संदेह रहे, तो इस कंडीशन में विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री एक प्रारूप तैयार करते हैं उन समस्याओं से निपटने का। और जो प्रारूप तैयार होता है, यानी जो पूरा मेनू बनाया जाता है कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सेमी बोम्बला। तो कैसे लिख सकते हैं, किसी भी आर्थिक समस्या से निपटने के लिए तैयार अर्थशास्त्रियों का प्रारूप सेमी बोम्बला कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा शब्द है हमारा हुंडी। ठीक है, तो देखिए हुंडी क्या हो, ये प्राचीन समय में बहुत इस्तेमाल होता था। हुंडी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक निश्चित तिथि पर धन देने का वादा करे। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो निश्चित तिथि पर धन देने का वायदा करे, हुंडी कहलाता है। ठीक है, तो हुंडी समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बफर राज्य। देखिए बफर राज्य क्या होता है। बफर राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं अन्य दो क्षेत्रों के बीच विशेष महत्व रखता हो, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा राज्य जो दो अन्य राज्यों के बीच महत्व रखता हो, बफर राज्य कहते हैं। जैसे आप जम्मू कश्मीर ले सकते, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है। तो जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए क्या हो जाएगा, एक बफर राज्य हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं हम लोग एक ऐसा क्षेत्र जो, क्षेत्र या यहाँ पे राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, राज्य का मतलब केवल स्टेट से नहीं होता। राज्य का मतलब अगर आप आर्थिक शब्दावली में जाएंगे तो देश से भी होता है और या बड़े क्षेत्र से भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा क्षेत्र या राज्य जो अन्य दो राज्यों के मध्य एक विशेष महत्व रखता हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर। ठीक है, हालांकि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, भारत का ही है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इनको आपको केवल ऐसे ही याद रखना है, सीधा सा वनडे एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आएगा
कि उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जो अन्य दो क्षेत्रों के बीच विशेष प्रकार का महत्व रखता है। तो आपको याद होना चाहिए बफर राज्य। ठीक, आइए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आर्थिक शब्दावली वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बर्जुआ। बर्जुआ क्या होता? अर्थव्यवस्था में एक शब्द आता है बर्जुआ, उसको देखना है हम लोगों को। चलिए, बर्जुआ, ठीक है। बर्जुआ होता है कोई भी मध्यम वर्ग का व्यापारी बर्जुआ कहलाता है। सीधा सा आपको याद रखना है, तो यहां पे लिख देंगे मध्यम वर्ग का व्यापारी बर्जुआ कहलाता है। ठीक है, अगला शब्द है बूटलैगिंग। चलिए भाई, ये बूटलैगिंग क्या होता? बूटलैगिंग का मतलब होता है जब शराब को गैर कानूनी तरीके से बनाया जाए, अवैध तरीके से। तो कुछ नहीं, यही लिख देना है इसमें कि गैर कानूनी तरीके से शराब बनाना या बेचना बूटलैगिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कूप। अर्थव्यवस्था में एक शब्द आता है आपका कूप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है किसी भी देश में गुप्त तरीके से, जैसे किसी देश में विद्रोह चल रहा है तो उस विद्रोह में गुप्त तरीके से शामिल होकर उस विद्रोह को सफल बनाना और उसके द्वारा वहां की सरकार या वहां के शासक को हटाना ही कूप कहलाता है। बात समझ में आई? तो आइए लिखते हैं गुप्त तरीके से किसी विद्रोह द्वारा शासक या सरकार को हटाना कूप कहलाता है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा कॉन्डोमिनियम। ठीक है, तो कॉन्डोमिनियम का मतलब होता है जब किसी एक ही क्षेत्र पर या एक ही राज्य पर दो अन्य राज्य आकर कब्जा कर लें और अपने अपने नियम लागू करने का प्रयास करें, तो वो क्षेत्र कहलाता है आपका कॉन्डोमिनियम, या इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्डोमिनियम। तो लिखते हैं एक ऐसा क्षेत्र या राज्य जिस पर अन्य दो राज्य कब्जा करके अपने अपने नियम लागू करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्डोमिनियम। चलिए आगे देखते हैं, इनको आप लोग लिखते जाना साथ में और ज्यादा से ज्यादा एक दो बार आप पढ़ लेना। हमने बहुत सिंपल तरीके से आसान भाषा में कोशिश की है कि इनको आपको समझा सकें, और वनडे एग्जाम में सीधा सा ही पूछ लिया जाता है। तो एक दो बार आप इनको पढ़ लें और एक दो बार वीडियो देख लें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लिखना जरूर है, जो भी यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जरूर जाना। ठीक है, चलिए अगला हमारा शब्द आता है वो है चैवोनिज्म। ठीक है, चैवोनिज्म देखिए क्या होता है। चैवोनिज्म का अर्थ होता है किसी के प्रति, चाहे वो संस्था हो या व्यक्ति हो,
उसके प्रति झूठी वफादारी या झूठी ईमानदारी ही आपका क्या कहलाता है, चैवोनिज्म। तो आइए लिखते हैं, किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति झूठी वफादारी या झूठी ईमानदारी चैवोनिज्म कहलाती है। ठीक है, अगला शब्द है आपका यूथेनेसिया। यूथेनेसिया तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यूथेनेसिया का सिंपल सा मतलब होता है इच्छा मृत्यु। जब कोई व्यक्ति किसी असहाय रोग से पीड़ित होता है और वह रोग ऐसा हो जाता है जो ठीक नहीं हो रहा हो और उससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो, तो इस स्थिति में वह सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करता है और उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूथेनेसिया। तो इसमें सिंपल सा लिख दो, इच्छा मृत्यु ही यूथेनेसिया कहलाती है। ठीक है, चलिए भाई, अगला शब्द है हमारा फिफ्थ कॉलम। समझ में तो आ रहा, ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे, जल्दबाजी इस वजह से कर रहे हैं कि ज्यादा इनमें कुछ है नहीं और हमें बहुत सारे टर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य किसी देश में जाकर दंगे भड़काने का काम करे, अपने वक्तव्य के द्वारा, अपने काम के द्वारा या अपनी एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य देश, राज्य या क्षेत्र में जाकर दंगे भड़काने का काम करे। फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम कहलाता है। तो आपको चैवोनिज्म समझ में आया, यूथेनेसिया समझ में आया, फिफ्थ कॉलम। अब हम लोगों को पढ़ना है चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ तो आपने कई बार सुना होगा, चौथा स्तंभ सिंपल है, प्रेस या मीडिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं। तो इसमें लिख दो, प्रेस अथवा मीडिया। ठीक है, तो ये समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे चौथा देश किनको कहा जाता है। ये सारे वो टर्म्स हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए। आर्थिक शब्दावली अगर आप पढ़ने जाएंगे तो इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं उनके अनुसार ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक आपका पूरा वो होता है पैराग्राफ, उसमें पूछा जाता है आर्थिक शब्दावली में। चलिए अब हम लोगों को देखना है चौथा देश। देखिए क्या होता है चौथा देश। चौथा देश का मतलब होता है जैसे पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जितने भी देश हैं, अगर वो पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दें तो सबसे पहले जिन देशों को सबसे ज्यादा समस्या होगी वही आपके चौथा देश कहलाते हैं। ठीक है, यानी पेट्रोलियम के दामों में हल्का फुल्का अंतर आने पर भी सबसे ज्यादा अंतर सबसे ज्यादा जो प्रभाव जिन देशों को मिले वो चौथा देश में आते हैं आपके। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, पेट्रोलियम के दाम बढ़ने पर सबसे ज्यादा प्रभावित देश चौथा देश कहलाते
अगला शब्द है आपका फिलीबस्टर। देखिए फिलीबस्टर क्या होता है। अमेरिका में क्या होता है, जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होते हैं उनको तर्क वितर्क करने का मौका मिलता है। उनको कहा जाता है कि आप इस क्षेत्र में जाकर किसी विषय पर बोलिए, तो वहां पे भाषण होते हैं। और अमेरिका में लंबे भाषण जो होते हैं उन्हीं को आपको क्या कहा जाता है, फिलीबस्टर। अपने यहाँ ये कम यूज होते हैं, सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल होता है अमेरिका में। तो अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो लंबे भाषण की अवधि फिलीबस्टर कहलाती है। ठीक है, अगला शब्द है जीनोसाइड। ठीक है, जीनोसाइड क्या होता है, जब कोई एक देश, एक क्षेत्र या एक व्यक्ति किसी दूसरे देश, क्षेत्र या उस व्यक्ति से प्रभावित होकर वहां के संस्कार लेना शुरू कर दे, तो वो कहलाता है आपका जीनोसाइड। तो आइए लिखते हैं, जब कोई देश दूसरे देश के संस्कारों से प्रभावित हो तो उसे जीनोसाइड कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा गैलप पोल। ठीक है, क्या होता है, देखिए होता क्या है, जब कभी चुनाव होते हैं तो अपने यहाँ पे आपने देखा होगा चुनाव से पहले ही एग्जिट पोल होते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि किस पार्टी को आपके यहाँ पे जीत मिल रही है और कौन सी पार्टी को कम सीटें मिल रही हैं। तो अमेरिका में एग्जिट पोल की जगह गैलप पोल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऐसा लिख सकते कि चुनाव परिणाम के पहले हार या जीत का अंदाजा लगाना अमेरिका में गैलप पोल कहलाता है। ठीक है, एक और शब्द आता है इसी से जुड़ा हुआ, स्नैप पोल। चलिए भाई, क्या होता है स्नैप पोल? स्नैप पोल का अर्थ होता है चुनाव को कम समय में पूरा कराना। ठीक, तो चुनाव को कम समय में पूरा कराना गैलप पोल कहलाता है। ठीक है, तो आपको चौथा देश समझ में आया, फिलीबस्टर, जीनोसाइड, गैलप पोल और स्नैप पोल। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनके बारे में आपने पहले से सुन रखा है, जैसे काला बाजार हो गया, काला धन हो गया, ठीक है, बूम हो गया, बफर स्टॉक हो गया, ब्लू चिप कंपनियां हो गई, कैश काउ हो गया, पूरक वस्तुएं हो गई, हीनाट प्रबंधन हो गया, एम्बार्गो हो गया, ले ऑफ हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में आइए लिखते हैं। चलिए, तो पहले हम लोगों को देखना है काला बाजार या काला बाजारी। देखिए यहां सिंबल सा होता है, जब किसी वस्तु की कृत्रिम अनुपलब्धता की कर दी जाए, यानी कोई वस्तु बाहर से तो बहुत आ रही है लेकिन क्या करें,
उसकी जमाखोरी करके उसको बड़े दामों में बेचा जाए। जैसे कोई चीज, जैसे आलू आ रहा, ट्रक भर भर के आ रहा, लेकिन क्या किया कि उसको हम लोगों ने रोक लिया और बाहर उसकी हो गई कमी। तो वही चीज को जब हम लोग बड़े दामों पर बेचें तो वो कहलाती है कालाबाजारी। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, किसी वस्तु को रोककर उसकी कृत्रिम अनुपलब्धता करके उस पर ज्यादा मुनाफा कमाना काला बाजारी या काला बाजार कहलाती है। दूसरा है काला धन, ब्लैक मनी। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं हम इसके बारे में, हालांकि नजर नहीं आया है आज तक। तो एक ऐसा धन जिस पर सरकार की नजरों में टैक्स बचाया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं वह धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, काला धन कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, वह धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला शब्द है आपका बूम। आर्थिक शब्दावली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूम का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में एकदम से उछाल आ जाए, उस स्थिति को हम लोग बूम कहते हैं। तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में अचानक उछाल आ जाए, उसे बूम कहते हैं। ठीक है, एक और देख ले रहे हैं हम लोग, ब्लू चिप कंपनियां। ठीक है, ब्लू चिप कंपनियां वो सभी कंपनियां जो हमेशा मुनाफा देती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में टॉप पर रहने वाली, टॉप 3 में या टॉप 10 में रहने वाली कंपनियां आपकी क्या कहलाती हैं, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। सीधी सी बात, वे कंपनियां जो हमेशा मुनाफा दे ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं, वे कंपनियां जो हमेशा मुनाफा प्रदान करें, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जुड़े दो शब्द और हमें याद आ गए हैं। एक आ गया है ब्लू कॉलर जॉब और एक याद आ गया है गोल्ड कॉलर जॉब। तो आइए उनको देखते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब क्या कहलाता है और गोल्ड कॉलर जॉब क्या कहलाता है। तो ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ब्लू कॉलर जॉब और गोल्ड कॉलर जॉब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग देखते ब्लू कॉलर जॉब। देखिए, किसी भी कंपनी में श्रमिकों का एक वर्ग होता है जो काम करता है, तो उसी वर्ग को कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब। जबकि अगर बात की जाए गोल्ड कॉलर जॉब की, तो अर्थव्यवस्था में या किसी कंपनी में, कैसा भी कह सकते हैं आप लोग, जो हमारे निर्णय लेने का एक समूह होता है, यानी जिसमें आपके संस्थापक आते, संपादक आते, या फिर आप कह सकते प्रबंध निदेशक आते, इन सभी लोगों का जो समूह कहलाता है वो आपका गोल्ड कॉलर जॉब में आता है। तो इनको लिख सकते हैं, किसी कंपनी में श्रमिकों का वर्ग
ब्लू कॉलर जॉब कहलाता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं किसी कंपनी में उच्च प्रबंधन या संपादन करने वाले लोगों का वर्ग गोल्ड कॉलर जॉब कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैश काउ। देखिए कैश काउ क्या होता है। किसी भी कंपनी को जो शेयर सर्वाधिक लाभ पहुंचाए वही आपका कैश काउ कहलाता है। तो सीधी सी भाषा में सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाला शेयर ही क्या कहलाता है, आपका कैश काउ कहलाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि अधिक लाभ देने वाला शेयर कैश काउ कहलाता है। ठीक, अगला शब्द है आपका पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं देखिए क्या होती हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब होता है वे वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु की खरीद पर जिनकी मांग बढ़ जाए। सीधी सी बात, एक वस्तु के खरीदने पर जब किसी दूसरे वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाती है तो उन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहते हैं। कई सारे उदाहरण हैं, जैसे आप वर्तमान समय में ले लो मोबाइल। जब आप एक मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ साथ सिम की मांग अपने आप बढ़ जाती है। जितने ज्यादा मोबाइल होंगे उतनी ज्यादा हम लोग सिम खरीदेंगे। मान के चलो ये मार्कर ले लो आप। जब हमने इस मार्कर को खरीदा तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसमें स्याही की जरूरत पड़ती है, तो स्याही इसके लिए क्या हो गई, पूरक वस्तु हो गई। तो जब हम मार्कर खरीदेंगे तो स्याही की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं। तो यहाँ पे हम लिख सकते वे वस्तु, ऐसा लिखो, जब किसी एक वस्तु को खरीदने पर दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाए, पूरक वस्तु कहते हैं। ठीक, एक और यहीं पे देख ले रहा है हम लोग गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। गिफिन वस्तुएं अर्थव्यवस्था में वे वस्तुएं होती हैं जिनके दाम घटने पर इनकी खरीदारी कम हो जाती है और दाम बढ़ने पर इनकी खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दाम घट जाएंगे तो जो उच्च वर्ग होता है उन वस्तुओं को खरीदने में आनाकानी करने लगता है, क्योंकि उन वस्तुओं के दाम गिर गए हैं। और उच्च वर्ग जो है वो ये सोचता है कि हम इतनी सस्ती वस्तुएं नहीं खरीद सकते। इनमें जैसे महंगी महंगी कारें हो गई, ज्वेलरी वगैरह हो गई। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते वे वस्तुएं जिनके दाम कम होने पर मांग कम हो जाती है, गिफिन वस्तुएं कहते हैं। देखिए इनको ऐसे समझते, जैसे कोई महंगी कार है जो पहले 50 लाख की आती थी। जब कोई कार इतनी महंगी होती है तो उसका क्या है, प्रबंध करना थोड़ा महंगा हो जाता है, जैसे उसकी सर्विस वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन वही कार जब कम रुपए की हो जाएगी तो जो बड़े बड़े उच्च वर्ग होते हैं वो उस कार को खरीदना कम कर देते हैं।
ठीक है, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है गिफिन वस्तुएं। अच्छा, गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम, मांग और पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। मांग और पूर्ति का नियम क्या कहता है कि दाम कम हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मांग अधिक होने पर वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इन पर मांग और कीमत का नियम लागू नहीं होता है। दाम कम होने पर इन वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता? जब किसी देश की सरकार घाटे का बजट पेश करे, उसको हम लोग हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। देखिए, हीनार्थ प्रबंधन, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जब सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करे तथा उस बजट को नए सिरे से लागू करने का प्रयास करे, आपका हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं ले ऑफ। ठीक है, ले ऑफ क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कंपनियां अपने यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देती है। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ले ऑफ कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो कंपनियां कर्मचारियों की छटनी शुरू कर देती हैं। छटनी का मतलब उनको काम से निकालने का मतलब, उनसे कह देती अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ले ऑफ कहते हैं। चलिए, अगला शब्द है आपका, जैसे हम कह सकते हैं प्लास्टिक मनी, जो कि सब लोग जानते हैं, प्लास्टिक मनी। चलिए भाई, क्या होता है प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी का मतलब होता है बैंक के द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये सभी आपके काय में आते हैं? प्लास्टिक मनी में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एटीएम, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। ठीक, एक शब्द और देख ले रहे हैं हम लोग, फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट क्या होता है? फ्री पोर्ट, फ्री पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा बंदरगाह जहां पर आयात और निर्यात पर टैक्स नहीं लिया जाता। तो यहां पर लिख सकते हैं एक ऐसा बंदरगाह जहां आयात तथा निर्यात फ्री हो, फ्री पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हम लोगों की आर्थिक शब्दावली, जिसमें हमने 15 से 20 शब्दों को समझने का प्रयास किया। अब हम जो कह रहे थे कि भाई एक दिन आपका अर्थशास्त्र का लेक्चर और एक दिन आपका इतिहास का लेक्चर, तो ऐसा करेंगे कि अगर जैसे कोई इतिहास का लेक्चर चल रहा है तो उस इतिहास के
एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग अर्थव्यवस्था का कोई एक चैप्टर उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की मांग आ रही है कि भैया इतिहास भी पढ़ाना सर, इतिहास पढ़ाना शुरू कर दें। तो देखते हैं, आज इसको आप लोग कंप्लीट करना, एक दो बार वीडियो देख लेना। अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ठीक है।